गुड इवनिंग क्लास। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज्ञान सर एजुकेशन के इस चैनल पर, जिसमें हम लगातार मिल रहे हैं और आने वाले यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो कि हमारे सामने लगा हुआ है लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद, जिसके होने की उम्मीद है और यहाँ पर हम लगातार लगे हुए हैं। ठीक, तो हमारी ये जो पहल चल रही है ये निशुल्क पहल चल रही है। आप सब आइए, इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्री सेशन, जो हमारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात पे मैं आपको गौर कराना चाहूँगा। हमारे द्वारा जो चलाए जा रहे सबसे प्रमुख पेड बैचेज हैं वो अलग अलग एग्जाम के चल रहे हैं। जैसे यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर लेखपाल, लोअर पीसीएस वीडियो और बहुत सारे कोर्सेज जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं नई अपनी तैयारी की। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कैसी भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे इन दिए गए यानी कि गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान सर का नंबर है, ये बाकी सारे और जो टीम मेंबर्स हैं उन सबके नंबर हैं। वहां पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सेकंड, मैं जरा चेक कर लूँ आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है। कमेंट में आप मुझे बताएं क्या आवाज वगैरह सही है, सब बढ़िया आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। और तब तक आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आप मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अपनी तैयारी को धार देते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। चलिए भाई, तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए आयकर एक डैश है। क्या है आयकर? एक वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? क्या होगा इसका आंसर? इजी है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। बताएं इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। 20 सेकंड का आपको रोज की तरह टाइम मिलेगा, बताते चले क्या होगा इसका आंसर। आपके पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी को आप लोग धार देते रहिए। बताइए भाई क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आयकर। कैसा कर है, किस प्रकार का टैक्स है? तो आयकर है एक प्रत्यक्ष कर। ध्यान रखिएगा, मेनली प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो तरीके की बात आती है। अगर प्रत्यक्ष कर की बात कर ले तो ऐसा टैक्स, ऐसा कर होता है जो हम लोग, जो लोग हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो व्यापारी वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट सरकार को पैसा देते हैं। इसको बोला जाता है डायरेक्ट कर यानी कि प्रत्यक्ष कर। तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? आयकर होगा, यानी कि इनकम टैक्स होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आकांक्षा गुप्ता जी ने क्या बोला है? डी, अप्रत्यक्ष कर। नहीं, डिलीट कर दिया है इन्होंने, ये नहीं होगा। बताइए क्या होगा? आयकर कैसा है? एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आइए और जितने कर वगैरह टैक्स यहां लिखे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, थोड़ी बात कर लें। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर की, कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका सबसे बढ़िया जो आपका एग्जाम्पल होगा, क्या होगा आपका एग्जाम्पल? जल्दी से बताएं मुझे, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्या होगा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा जीएसटी। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? जीएसटी। क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जीएसटी। जीएसटी ये कैसा कर है? ये कैसा टैक्स है? ये है अप्रत्यक्ष कर। अब अगर जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी के बारे में इसकी कुछ डिटेलिंग भी ले लीजिए, जो आपके आने वाले समय में जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उसमें काम आ जाएगी। जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी सर? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? वस्तु एवं सेवा कर।
दूसरी बात ये आती है, ये कैसा कर है, इसकी एक विशेषता क्या होती है, इसकी सर एक विशेषता ये होती है कि ये कैसा कर है, ये गंतव्य आधारित कर है। कैसा कर है, गंतव्य आधारित कर है। आइए इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं, कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग लिखेंगे फटाफट से और शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं गंतव्य, सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता क्या हो गई, ये कैसा है, यह है गंतव्य आधारित कर। कैसा कर है, गंतव्य आधारित कर। ठीक, दूसरी क्या बात आती है, दूसरी बात ये आती है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्या, कि सर इसको लागू कब से किया गया था, ये प्रारंभ कब से किया गया था। तो कब से प्रारंभ किया गया था, 1 जुलाई। कब से किया गया था, 1 जुलाई यानी कि 2017। कब से प्रारंभ किया गया था, 1 जुलाई 2017 से। ठीक, बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कराता हूं, 2 बार इसलिए, आप अगर क्लास देख रहे हैं तो यहीं पे चीजें आपको याद हो जाएं, बार बार आपको क्लासेस को देखना ना पड़े, अपनी किताबों के पन्नों को पलटना ना पड़े, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं, 1 जुलाई 2017 को। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें, ये जीएसटी है सर, तो जब ये आया था यानी कि ये लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। और दूसरी बात, इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये कब आया था सर, कौन से संशोधन के जरिए आया था, कौन से संविधान संशोधन के जरिए आया था, जल्दी से बताइए, कौन से संविधान संशोधन के जरिए ये जीएसटी आया था, कौन बताएगा मुझको, जल्दी से बताइए। ये जो जीएसटी है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था। मैं आपको हिंट देता हूं, 100वां जो संविधान संशोधन था वो भारत और बांग्लादेश के जो भूमि में जो क्षेत्र थे उनके हस्तांतरण से संबंधित था। उसके बाद जो आया, उसके बाद कौन सा आया सर, उसके बाद आया 101वां, कौन सा आया, 101वां संविधान संशोधन। कौन सा आया, 101वां संविधान संशोधन। तो सर कब आया था, तो यह आया था 2016 में। ध्यान रखिएगा इस बात को, कब आया था, 2016 में। ठीक, और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया था। अब बात आती है इसकी देखरेख के लिए, पूरे देश में ये सुचारू रूप से चल पाए, टैक्स वगैरह अच्छी तरीके से कलेक्ट हो पाए, उसके लिए क्या किया गया, एक जीएसटी परिषद बनाई गई। क्या किया गया, एक जीएसटी परिषद बनाई गई। ध्यान रखिएगा, क्या किया गया, एक जीएसटी परिषद बनाई गई। ठीक, अब बात आती है सर ये जो जीएसटी परिषद बनाई गई तो फिर ये किसने बनाई, कौन सा वो व्यक्ति था, ताकतवर पावरफुल व्यक्ति जिसने ये बनाई। तो जीएसटी परिषद को जिसने बनाया था, यानी कि जो इसका सबसे पहले गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो फिर बात आती है जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष कौन होंगे सर, जो जीएसटी परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा कौन होंगे। आइए बात करते हैं जल्दी से, कौन होंगे इसके, अगर हम लोग बात कर लें कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वित्त मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री, वही सारी चीजों की देखरेख करते हैं। तो वर्तमान में अगर मैं बात कर लूं, करंट का क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में इसके अध्यक्षा कौन है, तो हमारी प्रेजेंट की वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये जो जीएसटी परिषद बनी थी इससे संबंधित क्या कोई अनुच्छेद था, तो जीएसटी परिषद से संबंधित हमारा कौन सा अनुच्छेद था, कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद था 279A। याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद था, 279A। समझ में आ गई आपको बात। तो जीएसटी के बारे में ये जितने भी फैक्ट हैं इन सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई, तो आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, तो आयकर कैसा है, आयकर है एक प्रत्यक्ष कर, तो जीएसटी कैसा है सर, जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से 20 सेकंड का टाइम है, मुझे आंसर बताइए जल्दी से। एक निबल में कितने बिट्स, जल्दी, बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। क्या चल रहा है तब तक कमेंट सेक्शन देखते हैं।
जुड़ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। कहीं भी आपको आने जाने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, कोई भी किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना। जितना टॉपिक यहाँ कराया जाएगा वो पूरा डिटेल में करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए तो बताएं जल्दी से, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? आंसर क्या होगा? एक निबल में कितने बिट्स होंगे? तो आंसर इसका क्या होगा? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। तो आइए कुछ हायरार्की मैं आपको बताता हूं और वो हायरार्की आपके काम आएगी। क्या काम आएगी? हायरार्की आपके काम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर में जो टर्म चलते हैं उस टर्म को क्या बोला जाएगा? तो सबसे जो छोटा टर्म चलेगा उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सबसे जो हमारा छोटा टर्म आएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो सबसे जो पहला टर्म आता है उसको बोला जाता है बिट। क्या बोला जाता है? बिट। ठीक, क्या बोला जाएगा? बिट। बिट के बाद क्या आ जाएगा? बताएं जल्दी से, बिट के बाद क्या आता है? जल्दी बताएं, बिट के बाद क्या आएगा? तो बिट के बाद क्या आएगा? बिट के बाद आएगा निबल। बिट के बाद क्या आएगा? यानी कि बिट से जो बड़ा है उसको बोला जाएगा निबल। निबल के बाद क्या आ जाएगा सर? निबल के बाद आ जाएगी बाइट। निबल के बाद क्या आ जाएगी? बाइट। तो सबसे छोटा हो गया बिट, उसके बाद हो गया निबल और उसके बाद हो गया बाइट। जल्दी से बताएं आगे क्या है? हर कोई इंटरनेट को यूज करता है, आपको पता होना चाहिए। बाइट के बाद क्या आ जाएगा? जल्दी बताएं मुझको, 2 सेकंड में दे रहा हूं आपको, जल्दी बताएं क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा केबी, जिसे बोला जाता है किलोबाइट। क्या बोला जाता है? किलोबाइट। ठीक, केबी। केबी से बड़ा क्या हो जाएगा? एमबी। केबी से बड़ा क्या हो जाएगा? एमबी। मेगाबाइट। क्या हो जाएगा? मेगाबाइट। ठीक, एमबी के बाद क्या आ जाएगा? एमबी से बड़ा हो जाएगा जीबी। जीबी यानी कि गीगाबाइट। क्या हो गया? गीगाबाइट। ध्यान रखिएगा, गीगाबाइट। क्या हो गया? गीगाबाइट। इसके बाद अगर गीगाबाइट के बाद आगे की बात करें, सर गीगाबाइट के बाद क्या होगा? तो यहां पे मैं बना देता हूं, देखते चलिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? गीगाबाइट की अगर हम बात करेंगे तो गीगाबाइट के बाद क्या हो जाएगा? गीगाबाइट के बाद हो जाएगा मेगाबाइट, गीगाबाइट। इसके बाद क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं, ये थोड़ा नया है, आपको बताना चाहिए आगे क्या चल रहा है। गीगाबाइट के बाद क्या आता है? इसके बाद आता है टीबी। टीबी मतलब क्या हो गया? टेराबाइट। क्या हो गया? टेराबाइट। टीबी के बाद टीबी यानी कि टेराबाइट। तो सर टेराबाइट के बाद क्या हो जाएगा? टेराबाइट के बाद क्या आएगा? टेराबाइट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? इसके बाद आ जाएगा पीटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीटी यानी पेंटाबाइट या पेटाबाइट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पेटाबाइट। तो इस तरीके की ये आपकी हायरार्की होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे छोटा क्या हो गया? सबसे छोटे की अगर बात कर ले तो सबसे छोटा हो गया सर बिट। उसके बड़ा हो गया निबल। निबल से बड़ा बाइट। बाइट के बाद किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या हो जाएगा? गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। इसके बाद और भी आगे आते हैं, योटाबाइट तक चलता रहता है। ठीक, अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना एमबी? तो याद रखिएगा, जब आगे वाला नंबर, आगे वाली संख्या हम 1 कर दें तो उससे पहले वाला नंबर 1024 हो जाता है। ठीक, मतलब क्या हुआ सर? मतलब 1000 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 एमबी। 1000 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 जीबी। 1024 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। तो यही क्रम पूरा चलता रहता है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो मिल गया होगा। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, तो बिट हो गया, निबल हो गया, बाइट हो गया, उसके बाद केबी हो गया, और यही पूरी हायरार्की चलती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? बताएं जल्दी से, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं मुझे क्या होगा इसका आंसर। देर नहीं करना है आपको, फटाफट बताते चलिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? आ जाइए, जुड़ते जाइए हमारे साथ और बताएं क्या होगा इसका आंसर। तब तक मैं चेक कर लूं आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है।
कौन है व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन से हमारे स्टूडेंट्स हैं, आ जाइए। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1951 से 1981 का जो दशक था, ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस समय में क्या हुआ था, जनसंख्या के इतिहास में विस्फोट हो गया था। आप अपने आसपास अगर सर घुमा के, नजर घुमा के देखेंगे तो आज की जनरेशन को छोड़ दें, उससे बड़े जो लोग हैं, हमारे दादा दादी पेरेंट्स वगैरह की बात करें, तो उन सबका जो जन्म था वो इसी अवधि के दौरान किया गया था। और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप पुराने ज़माने में, यानी कि अपने पापा वाली कंडीशन में, मतलब उनके समय की अगर बात पूछेंगे कि उनका जन्म कब हुआ है, तो आपको अपनी बुआ 4, 5, 6 मिलेंगी जरूर, पापा के भाई भी 3, 4 मिल ही जाएंगे। किसी भी परिवार की अगर आप बात कर लें, 4 बच्चों से तो कम थे ही नहीं। तो खूब मौसी भी मिलती हैं आज के टाइम पे, खूब बुआ भी मिलते हैं, चाचा भी मिलते हैं, ताऊ भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इस समय मतलब ये ऐसा हो क्यों गया, रीजन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये हो क्यों गया? तो उसका रीजन ये था कि जो स्वास्थ्य समस्याएं थी वो कम हो गई थी, जो स्वास्थ्य था उसको अच्छी तरीके से उसमें सुधार कर दिया गया था। और उसके अलावा क्या हो रहा था, जो जनसंख्या है वो इसीलिए तेजी से बढ़ रही थी, मतलब डॉक्टरी वगैरह उन्नति में आ गई थी, उन्नत हो गई थी बहुत अच्छी तरीके से। तो मरने की जो स्थिति थी, जो मृत्यु दर वगैरह थी, वो क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जनसंख्या में भारत में विस्फोट हो गया था, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी। जबकि आज के टाइम की अगर बात कर ले तो अब चीजें यहाँ पे कंट्रोल की गई हैं, अब यहाँ पे बहुत चीजें कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जनसंख्या जनगणना से संबंधित कुछ और फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं किसकी, जनसंख्या की या फिर जनगणना की। जनगणना की, जनगणना कब की बात करेंगे भाई? लेटेस्ट जो है हमारे पास डेटा वो तो 2011 का है, तो 2011 के जनगणना की बात करते हैं। और आपको ये बात पता होगी कि जो नई हमारी जनगणना है वो अब शुरू होने वाली है, 2 फेज में वो शुरू होगी। एक तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें शुरू हो जाएगी, बाकी जितने राज्य हैं उन सब में थोड़ा पहले शुरू हो जाएगी। तो जब उसका अधिकृत डेटा आएगा तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हमें डेटा वगैरह देखने हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए, तो इससे संबंधित कुछ डिजाइनिंग कर ली जाए जिससे आपको देखने में भी आपको आनंद आए, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बस मुझे आप 2 मिनट दीजिए, फटाफट से हम शुरू करते हैं और उसके बाद जल्दी से जितना भी हमारा डेटा है उसके बारे में बात करते चलेंगे। आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ों को देखते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा अच्छा खासा है, हमें अच्छा खासा जो डेटा है उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छे से आप तैयार करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे, जो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जनगणना की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? कौन सा वो अंग्रेज व्यक्ति था जिसने जनगणना के बारे में बताया था या शुरुआत की थी भारत में? हिंट दे देता हूं, वो अंग्रेजों का शासनकाल था, वो अंग्रेजों का टाइम पीरियड था। बताएं जल्दी से क्या होगा। तो सबसे पहले 1872 में मिस्टर मेयो एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह काम किया गया था, जनगणना कराई गई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये विधिवत जनगणना नहीं थी, यानी कंटिन्यूटी में जनगणना नहीं थी। तो सर कंटिन्यूटी में जनगणना कब आएगी? तो कंटिन्यूटी में जो जनगणना थी वो कब आई थी? कंटिन्यूटी की जो जनगणना है वो शुरू हुई थी 1881। ठीक, किसके द्वारा? तो व्यक्ति थे रिपन, अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था रिपन, उनके द्वारा यह काम किया गया था। उम्मीद है इतना आपको डेटा समझ में आ गया होगा। आगे जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग थी 121 करोड़। और ये लगभग की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? तो 121 करोड़ की बात हो रही है और लगभग की बात हो रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे इसके बारे में मुझे आप लोग फैक्ट्स बताइए कि इससे संबंधित जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो और कौन कौन से होंगे। क्या आपने पढ़ा है? क्योंकि पेपर आपका बस 1 महीना दूर है। जल्दी से, ये तो बात हो गई 121 करोड़ लगभग जनसंख्या की।
अब मैं बात करूं विश्व की जनसंख्या का, हमारे देश में लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, क्या होगा उसका आंसर? तो उसका आंसर होगा लगभग सर 17.5%। क्या है ये? विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें साक्षरता की, किसकी? भारत में साक्षरता की बात कर लें इसके अनुसार, तो इस साक्षरता के अनुसार कितनी परसेंट थी? 74% थी। यहां पे मैं अलग से डेटा लिख रहा हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। ठीक, विधिवत शुरू जो हुई थी जनसंख्या, विधिवत जो जनसंख्या शुरू हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी, और प्रथम बार जो शुरू की गई थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1872 में मिस्टर मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। जल्दी से देखते चलिए डेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, साक्षरता की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बताएं। अब बात आती है सबसे ज्यादा जनसंख्या, मैक्सिमम जनसंख्या जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात कर लें तो वो राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम जनसंख्या है। क्या है? मैक्सिमम है। इसी तरीके से सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य और यूटी, यानी कि किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश की। तो यूटी क्या हो जाएगा? यूटी हो जाएगा दिल्ली, यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात यहां पर आती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना डेटा आप देखिए, फिर आगे और बताते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं। ठीक, इसके बाद सबसे कम की बात कर लें, सबसे कम यानी मिनिमम की बात कर लें, तो सबसे कम जनसंख्या राज्य और यूटी की अगर बात कर लें, राज्य और यूटी की बात कर लें, तो राज्य आपका क्या हो जाएगा? राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। यहां पे जनसंख्या कैसी है? यहां पे जनसंख्या मिनिमम है। ठीक, अब आप मुझे जल्दी से बताइए सबसे कम जनसंख्या कौन से यूटी की है? सबसे कम जनसंख्या कौन से यूटी की होगी? तो आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बताइए जल्दी से टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में कि आगे क्या हो सकते हैं, और अगर मैं आपसे बात करूं बताएं। तो इतना डेटा परफेक्ट है, पर्याप्त है। जनगणना अगर हम पढ़ने में आते हैं तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल के लिए आप इसको देखिए और इसे रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपको मिल गया, 1951 से 1981 की बात कर रहा है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? बताएं आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर जल्दी से? तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 2011। क्या है इसका आंसर? 2011। अब इसके बारे में क्या विशेषता है देख लीजिए। 2009 में एक एक्ट आया था, 2009 में एक एक्ट आया था जिसे बोला गया था आरटीई एक्ट। ठीक, आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब हो गया? यानी कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की विशेषता या व्यवस्था की जाएगी। ये बात हमारे मूल अधिकार में की गई है, अनुच्छेद 21 के क में। मतलब ऐसे जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो स्कूलों में 25% के आसपास कोटा होता है। एग्जैक्ट मैं कहूं तो 25% कोटा होता है प्रत्येक स्कूल में, प्राइवेट में। और जितने भी उसके बच्चों की कैपेसिटी होती है उसका 25% हर नए सेशन में बच्चे को एडमिशन देना होता है। ठीक, उनकी फीस माफ हो जाती है, उसमें कुछ लॉटरी सिस्टम होता है और बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसके जरिए जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो आरटीई एक्ट की बात करेंगे, कब आया था? 2009 में। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है हम ये भी बात कर सकते हैं। इससे संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद कौन सा है मैंने बताया, अनुच्छेद 21 के क की बात करता है। किसकी बात करता है? 21 के क की बात करता है। और ये क्या है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको अक्सर बताया है कि जब भी संविधान में किसी भाग में या किसी अनुच्छेद में क ख ग इस तरीके की चीजें जुड़ जाएं
तो चांसेस ये होते हैं कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जब इसे जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा इस अनुच्छेद को जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा कब आया था सर? तो यह आया था 2002 में। ठीक है, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरा बताएं शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से है या टॉमस रो से है? बताएं जल्दी से, क्या होगा आंसर? यानी कि शाही फरमान किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस रो को या टॉमस रो को? क्या होगा इसका आंसर, बताएं जल्दी से। तब तक चेक करें आवाज वगैरह सब ठीक है। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? ज्यादा नहीं, बस 20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। बताएं भाई क्या होगा आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? थॉमस रो आया था, यानी कि टॉमस रो आया था। ठीक है, क्यों आया था? व्यापार करने के लिए आया था। कब आया था सर? 1615 में आया था। ठीक, तो कब आया था थॉमस रो यानी कि टॉमस रो? तो ये आया था, कौन से टाइम की बात कर रहा है? 1615 की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। तो जैसे ये आया यहां पर उतरा, सबसे पहले ये गया सूरत गया, और उसके बाद ये कहां चला गया? फिर दिल्ली गया था। बाकी दरबार वगैरह जो इनके लगते थे सूरत में और आगरा में, आगरा गया फिर दिल्ली गया, वहां पर जाके मिला था। ठीक, आइए अब इससे संबंधित किसकी बात हो रही है? मुगल वंश यहां पे एंट्री हो गई, मुगल वंश की बात है, और साथ में थॉमस रो की अगर कुछ बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मुगल जो वंश था, ठीक, कौन से वंश की बात हो रही है? मुगल वंश की बात हो रही है। आइए, तो मुगल वंश की अगर हम लोग बात करें, मुगल वंश की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं मुगल वंश का संस्थापक कौन था, सबसे पहला शासक यानी कि राजा कौन था? बताइए जल्दी से मुझको, क्या होगा इसका आंसर? मुगल वंश का शासक या राजा? तो सबसे पहला शासक कौन था? सबसे पहला शासक था बाबर। कौन था भाई? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। ठीक, जल्दी से आगे, इसके बाद कौन आ जाएगा? हुमायूं के बाद कौन आ गया? अकबर आ गया। कौन आ गया? अकबर आ गया। अकबर के बाद सर कौन आ गया? अकबर के बाद आ गया जहांगीर। ध्यान रखिएगा ये हायरार्की पूछी जाती है, पेपर में कई बार रिपीट होता है। तो बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, जहांगीर आ गया। इसके बाद कौन आ जाएगा? जल्दी से कौन आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा शाहजहां। कौन आ गया? शाहजहां आ गया। ठीक, ध्यान रखिएगा कौन आ गया? शाहजहां आ गया। शाहजहां के बाद सर कौन आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। कौन आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। ठीक, अब बात कुछ ऐसी है कि बाबर आया भारत में 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है। तो ये जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, इसमें जो औरंगजेब के पुत्र वगैरह थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, ये सब गद्दी पर बैठने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। और जब ये सब लोग लड़ाई करने लगते हैं तो आपस में युद्ध वगैरह होते हैं, और इनमें से जो जीतता है, जो योग्य साबित होता है, वो गद्दी पर आकर बैठ जाता है। तो ये तो हो गई मेन मुगल काल की बात हो गई। अब इसके बाद के जो शासक आएंगे उन्हें कहा जाता है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। और उनमें से एक या दो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के सारे नालायक और निकम्मे थे। राजसी भोग में, वैभव में वो बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, देश दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो आइए अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, औरंगजेब के बाद के अगर जो शासक हैं उनके बारे में बात कर लें, तो सबसे पहला जो शासक था, जो पुत्र था इसका, वो कौन बना था राजा? वो था बहादुर शाह।
कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन सा? बहादुर शाह प्रथम। ठीक, कौन सा शासक था? बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आ जाता है जहांदार शाह। कौन आ गया? जहांदार शाह। जहांदार शाह। ठीक, जहांदार शाह के बाद अगला कौन आया? बताएं भाई। जहांदार शाह के बाद कौन आएगा? इसके बाद आ जाएगा फर्रुखशियर। कौन आ जाएगा? फर्रुखशियर। कौन आ गया? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के बाद सर कौन आएगा? बताएं जल्दी से, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। फर्रुखशियर के बाद कौन आ जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। इसके बाद 2 छोटे छोटे राजा आ गए जिनकी पेचिश से मृत्यु हो गई थी। कौन कौन से? रफी उद दरजात। कौन था? रफी उद दरजात। और इसके बाद एक और आ गया था रफी उद दौला। कौन आ गया था? रफी उद दौला। ध्यान रखिएगा, कौन आ गया था? रफी उद दौला। आप ये हायरार्की देख रहे हैं, यहां से शुरू हो जाएगा, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और पूरे जितने भी हमारे शासक हैं वो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला कौन आ गया? इसके बाद आ गया था मोहम्मद शाह। कौन आ गया? मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, कौन आ गया? मोहम्मद शाह आ गया। अब सर फिर मोहम्मद शाह के बाद और कितने बचे? अभी कुछ और आने बाकी है, फिर उसके बारे में इनके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? जल्दी से बताएं मुझको। मोहम्मद शाह के बाद कौन आया था? तो इसके बाद आया था अहमद शाह। कौन आया था? अहमद शाह। कौन आया था? अहमद शाह। ठीक, इसके बाद कौन आएगा? अहमद शाह। इसके बाद जल्दी से बताएं, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कौन आ जाएगा? अहमद शाह के बाद आ जाएगा आलमगीर। कौन आ जाएगा? आलमगीर। आलमगीर कौन सा? आलमगीर द्वितीय बोला जाता है। आलमगीर द्वितीय। क्यों? क्योंकि आलमगीर जो प्रथम था वो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद आ गया आलमगीर द्वितीय। इसके बाद सर कौन आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा शाह आलम द्वितीय। कौन आ जाएगा? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। ठीक, समझ में आ रही होगी बात आपको। शाह आलम द्वितीय। सर शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आया? आइए इधर बढ़ जाते हैं। तो शाह आलम द्वितीय के बाद जो अगला राजा आया, कौन आया? अकबर द्वितीय आया। कौन आ गया? अकबर द्वितीय आ गया। ठीक, और अकबर द्वितीय के बाद कौन आएगा? आखिरी जो शासक थे हमारे, जिन्हें कहा जाता है बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। यानी कि इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इनका एक उपनाम था, क्या नाम था? जफर नाम था। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में साथ दिया था। उस क्रांति के ये मुख्य नेता थे। तो जितने भी हमारे विद्रोही थे उन्होंने आग्रह किया था कि आप मुगल सम्राट हैं, आपका रुतबा है, शानो शौकत है, ताकतवर है, तो आप हमारी इस क्रांति को सपोर्ट करिए। और वो उनको क्या किया गया था? इस क्रांति का 1857 की क्रांति का मुखिया बनाया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गई बात? तो बाबर से जो कहानी शुरू हुई थी, अंततः वो जाके कहां पर खत्म हो गई? यहां पर खत्म हो गई। ठीक, तो जहांगीर की अगर बात करें, हमारा क्वेश्चन क्या था? तो जहांगीर की अगर बात करें तो इनके समय में कौन आया? इनके समय में आया थॉमस रो, यानी कि टॉमस रो। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात? तो टॉमस रो से पहले एक और व्यक्ति भी आया था, एक और यात्री था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। कुछ और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपको दी जा रही है। ठीक, इसके बाद शाहजहां के बारे में आपको पता है। शाहजहां ऐसा शासक था, या शाहजहां वह शासक था जिसने अपनी राजधानी में परिवर्तन किया था। पहले मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा, लेकिन जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही इसने जो काम किया, अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहां ले गया? दिल्ली ले गया। ठीक, दिल्ली जो कि पूरे भारत के केंद्र में थी, वहां पर इसको ले गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले हुमायूं की, तो हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि इसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं
हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जो इसका जीवन था वो भी बड़ा अजीब सा था, लड़ते भिड़ते ही इसका जो जीवन था, इसने अपने जीवन का यापन किया था, या इसका जो जीवन है उसी हिसाब से चला था। क्या क्या हुआ था आइए इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कुछ हम लोग देखते हैं। क्या क्या सबसे पहले अगर हम हुमायूं की बात कर लें तो हुमायूं ने एक प्रमुख युद्ध लड़ा था जिसे कहा जाता है 1539 में, 1539 में युद्ध लड़ा था। उसके बाद इसने युद्ध लड़ा था 1540 में, और युद्ध बहुत लड़े थे लेकिन जो प्रमुख थे, और एक लड़ा था 1555 में। बताएं मुझे कौन सा युद्ध थे वो, कौन कौन से युद्ध थे, जल्दी से कौन कौन से युद्ध थे, जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, बताएं मुझे हुमायूं ने 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा था। देख रहा हूं मैं कमेंट, जल्दी से बताएं मुझे। तो कौन सा युद्ध हुआ था? युद्ध था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। ठीक, इसके बाद अगले अगर युद्ध की बात कर ले, कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध। इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया था, कौन सा युद्ध था? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। अब इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है, जल्दी से बता देता हूं मैं। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, उसने क्या किया था? हुमायूं को पराजित कर दिया, परास्त कर दिया। फिर हुमायूं ने फिर से एक बार कोशिश करी तो कन्नौज का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1540 में। और इस युद्ध में हुमायूं को यहां से यानी कि भारत से निर्वासित करके बाहर भेज दिया गया था। और भारत में यहां पर गद्दी पर कौन बैठ गया था? यहां पर गद्दी पर बैठ गया था समय के लिए शेर शाह सूरी। उसके बाद अपनी तैयारी को मजबूत किया, पक्का किया, और उसके बाद लौट के आया वापस हुमायूं, और इस सरहिंद के युद्ध में उसने किसको हरा दिया था? शेर शाह सूरी को हरा दिया था, और भारत पर दोबारा उसने कब्जा कर लिया था। समझ में आ गई? तो ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इनके बारे में आप ध्यान दिए रहिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारी इस स्लाइड में कुछ एक दो चीजें और रह गई हैं, उनके बारे में भी आप देख लीजिए। जैसे जहांगीर का जो काल था, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। कौन सा? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। शाहजहां की अगर बात कर ले, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता था। ठीक है, इसके अलावा जहांदार शाह को एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा अकबर द्वितीय वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को, यानी कि एक व्यक्ति थे राम मोहन राय, बहुत बड़े समाज सुधारक, उनको कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात। ये दोनों जो शासक थे, इन दोनों की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह, इसका एक उपनाम था, इसको बोला जाता था रंगीला। मैंने आपसे कहा ना, आप एक टॉपिक मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एक्स्ट्रा जो चीजें फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप देखते रहिए, आपका पूरी की पूरी चीज खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्रुख शेर को भी बोला जाता था, क्या बोला जाता था? बताएं जल्दी से। फर्रुख शेर को क्या कहते थे? फर्रुख शेर को बोला जाता था घृणित कायर। क्या बोला जाता था? घृणित कायर। इसको भी एक उपाधि दी गई, घृणित कायर। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार उस पे आते हैं। तो शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक, तो थॉमस रो तो आ गया सर, थॉमस रो यानी कि थॉमस रो आ गया। इससे पहले कौन आया था? तो इससे पहले फिर से बताता हूं, विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ठीक, विलियम हॉकिंस के बाद कौन आया? थॉमस रो आया। और विलियम हॉकिंस की अगर बात कर ले तो जहांगीर ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में।
फटाफट से अपने जो 25 क्वेश्चन है उनको खत्म करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक, अगला क्या है, राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? बताएं क्या होगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं मुझको, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो नील हरित शैवालों की बात कर ले या राइजोबियम की बात कर ले, ये किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में होती है और जो पौधे होते हैं वहां से उसको ग्रहण करते हैं। ये काम कौन मदद करते हैं? इस तरीके के कुछ नील हरित शैवाल हो गए, राइजोबियम नाम की तरह के से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो गए जो कि नीचे मिट्टी में रहते हैं, और जो पौधे होते हैं उसके बाद जमीन से इसको खींच लेते हैं। इसीलिए आपने कछुए को देखा होगा, केचुआ जिसको बोलते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म जिसको कहा जाता है, उसे किसानों का मित्र इसीलिए बोला जाता है। वो क्या करता है कि जो आसपास की मिट्टी होती है उसको क्या करता है, खोद के और उसको उपजाऊ बना देता है। उसके जो रंध्र होते हैं मिट्टी के उनको खोल देता है, जिससे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं सारी चीजों को आसानी से ले सकती है, ग्रहण कर सकती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? स्टैटिक का क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से बताएं क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ईयर की बात कर ले, कौन से समय की बात हो रही है? तो 1953 की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो विजया लक्ष्मी पंडित जी, यानी कि 1953 की बात हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में आइए कुछ डिटेलिंग कर ले। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसमें एक उसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं या फिर यूएनओ कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीजें देख लें। तो इसके बारे में अगर हम कुछ चीजें देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स बना लिए जाएं फटाफट से, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक, आइए क्या क्या हो सकता है, जल्दी से, कहाँ गया भाई एरो, आ जाओ जल्दी से, एरो आ गया, जिससे आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएं और क्लियरली विजिबल हो जाएं। ठीक, बहुत बढ़िया। बताएं भाई, कुछ इसके बारे में बताएं, क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगर हम लोग बात कर लें इसके गठन की, क्या बात कर लें इसके गठन की, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। ध्यान रखिएगा 1945 में। क्यों? क्योंकि 2 महायुद्ध या विश्व युद्ध हुए हैं। एक हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक, दूसरा हुआ है 1939 से 1945 तक। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद इसका गठन किया गया, ये सोच के कि आगे जितने भी देश हैं उनमें आपस में भाईचारा लाया जाएगा, वैश्विक रूप से शांति लाई जाएगी, लेकिन आज तक वो कभी कामयाब नहीं हुआ। ठीक, तो जो इसका उद्देश्य था, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं थोड़ा सा टेक्निकली कि इसका जो उद्देश्य था क्या वो फुलफिल हुआ, क्या वो पूर्ण हुआ? तो आप कह सकते हैं आज की परिस्थितियों को देखकर कि बहुत ज्यादा इसने काम नहीं किया, असर नहीं किया है। कितने लंबे समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, ये सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गठन करने का या बनाने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, इसके बाद इसके अगर पार्ट्स की बात कर लें कि इसके अंतर्गत और इसके कितने अंग हैं, तो इसके कुल मिला के कितने अंग हैं? 6 अंग की बात की गई है। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताएं मुझे कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएं, 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। इसके कौन कौन से अंग हैं, जल्दी से। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंग हैं। इसके जो अंग हैं वो है सबसे पहले महासभा। कौन सा है? महासभा। इसके अलावा क्या है? न्यास परिषद। क्या है? न्यास या विन्यास परिषद, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? द हेग में।
द हेग का मतलब क्या हो गया, नीदरलैंड की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो महासभा है, न्यास परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, और क्या क्या है जल्दी से बताएं मुझको क्या होगा। इसके बाद है सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। इसके बाद और क्या है सर, इसके बाद है सचिवालय। क्या है, सचिवालय। और साथ में क्या है, एक और रह गया, सामाजिक और आर्थिक परिषद। क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो इसके कितने अंग हो गए, कुल मिला के इसके 6 अंग हो गए, और उन 6 अंगों की जो डिटेलिंग है वो यहां पे कर दी गई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बात आती है, ये जो महासभा है या सचिवालय है, इसके एक अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कि वो यूएनओ के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। अब फिर बात आती है कि सर इसके स्थायी सदस्य हैं, कुछ देश हैं, आपने देखा होगा भारत हर बार प्रयास करता है, ट्राई करता है कि वो यहां पे चला जाए, सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन हमेशा चीन अड़ंगा लगा देता है। और इनकी एक पॉलिसी ये है कि जो इनके मेंबर्स हैं, 5 मेंबर हैं इनके स्थायी, तो 5 स्थायी मेंबरों में अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया, यानी कि रोक लगा दी, तो बाहर का कोई भी देश इसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो अगर हम बात कर रहे हैं चीन, चीन के अलावा सारे देश चाहते हैं कि इसमें शामिल हो जाए भारत, लेकिन चीन के अड़ंगा लगाने के कारण हमें यह दिक्कत हो जाती है। तो इसके स्थायी सदस्य देश कितने हैं, या इसके स्थायी सदस्य देश कितने होंगे, 5 होंगे। जल्दी से बताएं क्या नाम होगा, जल्दी से बताएं मुझे इनका क्या नाम है, क्या नाम है इनका। चलिए यहां लिख देते हैं, एक है चीन, फ्रांस, रूस, साथ में यूके, और साथ में यूएसए। समझ में आ गई बात। तो ये है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है, और यूएसए, जितने भी ताकतवर देश हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके मेंबर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और भी आ सकता है, मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, आधिकारिक जो इसकी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो कुल मिला के 6 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जो यूनाइटेड नेशंस है, सबसे बड़ी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है, गठन भी हमने बता दिया, मुख्यालय इसका कहाँ होगा, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का क्या नाम था, तो वो कौन थी, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी की बात हो रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा प्राकृतिक स्थलीय, ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल जीवनशाला जल से संबंधित है, झील जल से संबंधित है, घास स्थल पता नहीं सर, महासागर जल से संबंधित है। तो आंसर क्या बचा, घास स्थल। तो घास स्थल कहां पर होता है, स्थल में होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सर ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र होता है जहां पे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो आराम से मिल के रहते हैं। मतलब जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। तो जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन्हें भी उगने में सहायता मिलती है, और उनकी मात्रा इतनी होती है कि आसपास उनको खाने वाले, उनको ग्रहण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। एक तरीके से जो प्रकृति है वो पूरी बैलेंस रहती है। दूसरी बात, शाकाहारी को खाने वाले जो मांसाहारी हैं वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाकाहारियों की संख्या भी वहां पे बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, घास स्थल। ठीक,
नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर ले तो आंसर होगा आपका 2030। यानी कि कब तक सारे देशों ने यह फैसला किया है कि जो गरीबी है उसे हम देशों से या दुनिया से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। भारत ने अपनी तरफ से प्रयास तेज कर दिए हैं। और ये कब हुआ था, ये जो बात आई थी, कब ये निश्चित किया गया था, कौन से वर्ष में कि हम 2030 तक इसको समाप्त कर देंगे? तो वो वर्ष कब था? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और कितने हैं संधारणीय विकास के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के लक्ष्य कितने हैं, कितने लक्ष्यों की बात की गई है? तो लक्ष्य कितने हैं याद रखिएगा, 17 लक्ष्य हैं। कुल मिला के कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, इसी में एक चीज और आ गई, संधारणीय विकास लक्ष्य की बात कर रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एसडीजी की बात कर रहा है। क्या होते हैं एसडीजी? तो बता दिया मैंने, नंबर उनका कितना है? 17 है। लेकिन यह बात याद रखिएगा, एसडीजी का मतलब क्या होता है? संधारणीय विकास का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भविष्य की आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करते हुए जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, यही प्रोसेस है। इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे इतना कोयला, पेट्रोल, डीजल ना निकाल लें, खत्म कर लें जमीन के गर्भ से कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो यानी कि आज की जो आपकी आवश्यकताएं आप उसे पूरा करिए, लेकिन भविष्य के लिए भी आप उसे संभाल के रखिए, इस तरीके से उसका इस्तेमाल करिए। जो हमारी प्रकृति है उसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे घर में किसी की इनकम होती है तो खर्चे वर्चे निकालने के बाद वो सबसे पहले सेविंग के बारे में सोचता है। तो बस यही वर्ड ऑर्डर की बात है, वर्ड लेवल की बात करेंगे तो यही मतलब हो जाएगा कि आज की जो भी आपकी आवश्यकताएं आप उनको बढ़िया बेहिचक बेधड़क पूरा करिए, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखिए। इसको क्या बोला जाता है? एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएं। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड का मैं, जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर है 1982। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आयात निर्यात बैंक, जैसा कि नाम से लग रहा है, इसको बोला जाता है एग्जिम। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एग्जिम। एग्जिम का मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। यानी भारत की अगर बात कर ले तो आयात निर्यात जो चलता है वो अलग अलग बैंक उसको मॉनिटर करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, केनरा वगैरह हो गया, सब में उसके अलग अलग डिवीजन होते हैं। और ये जो सब डिवीजन होते हैं वही इन सारी चीजों का लेखा जोखा भी रखते हैं। और नेशनल लेवल की बात कर ले तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? आरबीआई तो करता ही करता है, लेकिन मेनली कौन देखता है? वो ये देखता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ईयर और लिखे हैं सर, तो इनसे संबंधित क्या क्या घटनाएं घटी थी देख लें हम एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1983 में क्या हुआ था, तो मुख्यतः एक प्रमुख बात मैं बता दूं, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ये तो आपको पता ही है। खैर 1984 की अगर बात कर लें, ये थोड़ा सीरियस बात है। 1984 की अगर बात कर लें तो क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई है? 1984 में। क्यों हुई थी? वहां पर एक कंपनी थी, विदेशी बाहर की कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। ठीक, और इस यूनियन कार्बाइड में एक गैस बन रही थी, जहरीली गैस, उसको क्या बोला गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल मिथाइल आइसो मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। क्या था? मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली एक गैस थी।
और जिसके कारण इसमें लीकेज आ गया था, इनका जो वहां पे ये फैक्ट्री चल रही थी उसमें लीकेज आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, हजारों लोग मर गए थे। ठीक, इसके अलावा अगर बात कर ले हम 1981 में क्या हुआ था, 1981 में, तो 1981 में याद रखिएगा क्या हुआ था, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण रोकथाम और निवारण जो अधिनियम था वो लाया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण अधिनियम यानी कि रोकथाम और निवारण जो अधिनियम था वो लाया गया था। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? What is the centrally located distinct spherical structure within a cell is called? उसको नाभिक बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक झिल्ली होती है जो कि क्या करती है, बाहरी जो आवरण होता है हमारी शरीर में, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के और पार्ट्स होते हैं, उन सबको एक तरीके से उनकी दीवार उनको सुरक्षित रखने का काम करती है। और केंद्र में क्या होता है, हमेशा केंद्रक होता है। हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। ठीक, कोशिकाओं में यहाँ पे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडिकुलम एंडेलिया रेक्टिकुलम हो गया, ईआर जिसको कहते हैं, अलग अलग और हो गए, गोल्जी काय हो गया, तो इन सब के आसपास एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है, उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ये पत्तियों में होते हैं। आपने देखा होगा जब आप पत्तियों को छुएंगे तो उसमें धारियां होती हैं, उस धारियों में जब आप गहराई पर जाते हैं तो वहां पे रंध्र मिलते हैं, स्टोमेटा मिलते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। और जब पानी अधिकता हो जाती है पत्तियों में, मान लीजिए जड़ से पानी वगैरह आया, उसकी अधिकता हो गई, तो वो जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, भाप बन के ऊपर निकल जाता है, गर्मी की वजह से ऊपर चला जाता है वो। ठीक, या एक्स्ट्रा और भी कोई अगर उस पत्ती में चीजें होती हैं जो उनके सेवन करने योग्य नहीं है, वो सारी चीजें चली जाती हैं, ठीक, बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट आइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। अगला क्या है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण अनीमिया या अरक्तता हो सकती है? बताएं भाई क्या होगा। ये शायद मैंने क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में भी डिस्कस एक बार किया था, जिसमें मैंने विटामिन वगैरह पढ़ाए थे। ठीक है, बहुत सारे विटामिन थे, उनके बारे में हमने बात की थी। विटामिन बी फैमिली के बारे में बात कर चुके थे, विटामिन ए, बी, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आप पुरानी क्लासेस देखिए, आपको सब मिलेगा। तो क्या हो गया, फिलहाल यहाँ पे बात है आयरन की। तो जो आयरन होता है उसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, और इससे बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ गुड़ वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, कभी भी अनीमिया नहीं होगा। ठीक है, अनीमिया से संबंधित अगर मैं पूछूं कौन सा आपका विटामिन हो गया, तो 3 विटामिन मुख्यतः होते हैं। विटामिन 6 की भी कमी से हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, 12 से भी हो जाता है, लेकिन अगर मेनली बात करी जाए तो विटामिन कौन सा, विटामिन 12। कौन सा, विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर आप बात कर ले तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन या माइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? क्या होगा आंसर, बताएं जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं। 1992, 89, 87, 95, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी की बात कर रहा है, यानी देश में जो शांति व्यवस्था है वो बने रहे, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उससे संबंधित जो मुद्दे वगैरह हैं उनको क्लियर करने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसियां कुछ दी गई हैं, दूसरी तरफ आप दी गई हैं, और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो दोषी व्यक्ति हैं, मान लीजिए किसी को पकड़ा गया है, उसके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, कोई अपराधी वगैरह घोषित हो गया है, तो उसके जो फिंगरप्रिंट वगैरह लिए गए हैं उसको कहाँ स्टोर करेंगे, उन सबको स्टोर करने के लिए कौन सी संस्था है जो ये काम करती है? क्या सीबीआई करेगी, लोगों की उंगलियां पकड़ पकड़ के कहिए अपने निशान दो और उसको हम सेव कर देंगे? नहीं, सीबीआई तो जांच करती है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए। जैसा नाम से लग रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये तो इन्वेस्टिगेशन करेगी।
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी। बीपीआरडी क्या करती है? पुलिस जो होती है उससे संबंधित उनके बेटरमेंट के लिए काम करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यू ऑल नो, सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है। बचा क्या? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड, देखिए नाम में आ गया रिकॉर्ड, तो एनसीआरबी की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ जाएं। अब इनसे संबंधित कुछ ये कब बनी थी तो उन चीजों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे सीबीआई की बात करें तो कब बनी थी? 1963 में बनी थी, याद रखिएगा 1963 में बनी थी। ठीक, अगला अगर बात कर ले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, अगर बात कर ले तो ये कब बना था? ये बना था 1986 में। कब बना था? 1986 में। एनआईए की बात कर ले, ये कब बनी थी? ये बनी थी 2008 में। कब बनी थी? 2008 में बनी थी। ठीक है, इसके अलावा बीपीआरडी की अगर बात कर ले तो बीपीआरडी कब बना है? इसका गठन कब किया गया है? 1970 में किया गया है। तो सीबीआई की बात कर ले 1963 की बात है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 की बात करता है। बीपीआरडी की बात कर ले 1970 है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए 2008 की बात करता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है। क्या होगा इसका आंसर? बताएं, वो धारा कौन सी है? कौन सी है भाई वो धारा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं मुझे, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, बताएं क्या होगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। अब तक चेक कर लें आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया आ रही है। तो इसका आंसर होगा 80 का जी। याद रखिएगा, है कटौती जो की जाती है, अलग अलग इसमें धाराएं लगती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 80 का जी हो जाएगा। ठीक है, अगला है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में पेश किया गया था। कब किया गया था? बताएं भाई, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आंसर सी यानी कि 2015 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2015 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ठीक, तो बताएं कौन सा है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक अभिव्यक्ति या विश्वास की स्वतंत्रता? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। ठीक, स्वतंत्रता की बात कर ले तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, कौन कौन सी है? जल्दी से बताएं मुझको, क्या होगा इसका आंसर? एक है विश्वास, धर्म, और साथ में बात की गई है उपासना। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की। विचार, हाँ सर विचार की बात करता है। इसके बाद अभिव्यक्ति विश्वास, तो अभिव्यक्ति भी है विश्वास भी है। तो क्वेश्चन में पूछा है नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। ठीक, प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना के बारे में यह कहा जाता है कि जब हमारे संविधान को समझने में कोई दिक्कत आती है, या ये हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो तत्व है वो इसमें विद्यमान है, तो कभी भी किसी तरीके की दिक्कत आती है तो हमेशा किसका सहारा लिया जाता है? प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। ये वही प्रस्तावना है जिसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भी बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया और बाद में ये हमारी प्रस्तावना बन गई थी। ठीक है, आइए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? बताएं भाई, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? बताएं। इसका आंसर होगा
243 के 243 के की बात कर रहा है। 243 आर्टिकल की एक सीरीज चलती है लंबी चौड़ी। उस सीरीज में क्या है, उस क्रम में क्या है, जैसे 243 ए से शुरू होगा और आगे चलता रहता है। तो इसमें पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदों की बात आ जाती है, नगर पालिकाओं नगर निकायों से संबंधित अनुच्छेदों की बात आ जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 243 के। तो फिर सर 243 बी क्या है, तो ये बात करता है किसका, पंचायतों के गठन की। किसकी बात करता है, पंचायतों के गठन की। तो सर आगे अगर बात कर ले, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ दिया है ऑप्शन में, हाँ ई और एफ क्या होता है सर, तो ई का मतलब होता है क्या, अवधि। ई का मतलब हो गया अवधि, ठीक। और एफ का मतलब, यानी एफ जो आर्टिकल है वो संबंधित है अयोग्यता से, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता से ये संबंधित है। पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात करता है, ठीक। अब एक बात आती है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। तो कम से कम वो 21 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। 21 वर्ष का हो जाता है तो पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है ये कौन से भाग में है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जाती है किसमें, 15वें भाग में। कौन से भाग में, 15वें भाग में। आर्टिकल इसके कहाँ से शुरू होते हैं, तो इसके आर्टिकल शुरू होते हैं अनुच्छेद 324 से, याद रखिएगा। कहां से, अनुच्छेद 324 से। समझ में आ गई बात। एक बात और आती है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो किस किस के चुनाव संपन्न कराता है। जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है वो किसके चुनाव संपन्न कराता है, तो याद रखिएगा पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव वो संपन्न नहीं कराता। वो संपन्न कौन कराते हैं, वो संपन्न कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, उपराष्ट्रपति का हो जाए, लोकसभा के चुनाव हो जाए, राज्यसभा के चुनाव हो जाए, ये सारे के सारे चुनाव कौन संपन्न कराता है, चुनाव आयोग। लेकिन पंचायतों की बात कर लें, नगर निकायों की बात कर लें, इनके चुनावों को कौन संपन्न कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय। समझ में आ गई बात, बढ़िया है। आइए नेक्स्ट देखें। अगला, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। बताएं भाई क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो क्षमादान का जो अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 72 देता है। ध्यान रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, किसी को फांसी की सजा मिलती है वो कम कर सकते हैं, और उसमें भी 3-4 अलग अलग प्रकार की डिटेल में बातें बताई गई हैं, जो आगे जब हम ये टॉपिक आराम से डिटेल में पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं। मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय की बात कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है ना। तो ये किसके अंडर में काम करेंगे, किसके अंडर में, हाई कोर्ट, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में ये काम करेंगे, ठीक। समझ में आ गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। प्रिंटर पोर्ट किसको कहा जाता है, क्या होगा आंसर, याद रखिएगा पैरेलल पोर्ट। यानी कि जब भी आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना होता है तो कौन से पोर्ट को यूज किया जाता है, पैरेलल पोर्ट को। तो आता है सर ये वीजीए पोर्ट क्या है, वीजीए पोर्ट विजुअल ग्राफिक्स, विजुअल ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें लगानी होती हैं वो वीजीए पोर्ट में लगाया जाता है। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट का मतलब होता है इसमें ईथरनेट यानी कि लैन केबल लगाई जाती है। तो लैन केबल जिस पोर्ट में लगाई जाती है वो कौन सा होता है, ये होता है, ठीक। समझ में आ गई। सीरियल पोर्ट क्या है, तो प्रोजेक्टर वगैरह अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो प्रोजेक्टर वगैरह आप किस में कनेक्ट करते हैं, सीरियल पोर्ट में करते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेस करने की गति के मापने में सबसे तेज मेमोरी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, कुछ समय के लिए काम करती है, डेटा इसमें परमानेंट स्टोर नहीं हो पाता, लेकिन सबसे तेज होती है। हार्ड डिस्क आपको पता ही है, एचडी शॉर्ट में कह सकते हैं, या आजकल एक टर्म और चलता है एचडीडी, ये भी याद रखिएगा। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारा डेटा वगैरह होता है वो इसी में स्टोर होता है। सीडी रोम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
पुराने समय की अगर बात कर लें तो सीडी प्लेयर वगैरह आते थे, उसमें गाने या फिल्में भरी रहती थी, आप उसको राइट नहीं करवा सकते थे। राइट कराने का मतलब आप उसको चेंज नहीं करवा सकते थे, तो ये वही सीडी रोम है। डी रैम क्या है? डी रैम क्या है? तो आइए देख लें जल्दी से। एक होती है रैम, रैम के होते हैं दो पार्ट, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। ठीक, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। ध्यान रखिएगा, रैम होती क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। एस रैम हो गया स्टैटिक रैम, डी से हो गया डायनामिक रैम। ठीक, तो रैम क्या हो गई? स्टैटिक और डायनामिक, दो तरह से काम करती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद एक बात और आती है, ये जो रैम है ये है क्या? तो ये बेसिकली अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई इंग्लिश में पेपर में पूछा जाता है तो इसको बोला जाता है वोलाटाइल। क्या बोला जाता है? वोलाटाइल। ठीक है, ये होती है वोलाटाइल मेमोरी, ध्यान रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, यानी कि डेटा वगैरह है, आपने काम किया, इसमें स्टोर है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सप्लाई बंद हो गई तो सारा डेटा गायब हो गया। इसी तरीके से एक रोम भी होती है, रोम, जिसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। रोम होती है उसको क्या बोला जाता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कठोर चुंबकीय डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? बताएं क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर चुंबकीय डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? बताएं। तो एस रैम डी रैम की तो मैंने बात कर ही ली थी आपसे। ठीक है, इसके बाद हार्ड डिस्क, इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। डेटा इसमें स्टोर हो जाता है परमानेंट। आप गाने सॉन्ग्स वगैरह सेव करते होंगे, मूवीज वगैरह सेव करते होंगे, कोई डेटा सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में होता है, जिसे HDD भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 256 निबल्स के बराबर है? बताएं भैया। अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, बिट से लेके निबल से लेके बाइट से लेके KB MB TB सब चला था। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 256 निबल्स के बराबर है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 128 बाइट की बात करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदर इज ऑलवेज राइट। तो जिस घर में मदर होती हैं, या सारे ही घरों में मदर हैं, तो मदर क्या करती है? पूरे घर को संभाल के रखती है। उसी तरीके से कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है वो भी इसके सारे कंपोनेंट्स को संभाल के रखती है। ठीक, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट्स वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। कल फिर हम अपनी नई क्लास के साथ आपके यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।